रात के अंधेरे में देश के प्रधानमंत्री एक सीक्रेट गाड़ी में बैठकर प्रेसिडेंट हाउस की तरफ निकल पड़े थे। ये कोई आम रात नहीं थी, बल्कि एक ऐसी रात थी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होने वाली थी। उसी समय कश्मीर घाटी में एक अलग ही राजनीतिक बेचैनी छाई हुई थी। महबूबा मुफ्ती सरकार बनाने के लिए लगातार फोन मिला रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से फोन नहीं उठ रहा था। और इसी बीच एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस होता है। ठीक उसी पर्टिकुलर टाइम पर वहां की फैक्स मशीन भी रहस्यमयी तरीके से खराब हो जाती है। इसी दिन दरअसल उस आर्टिकल 370 को हटाने की नींव रख दी गई थी, जिसने दशकों तक देश की राजनीति को उलझा कर रखा था। इस पर्टिकुलर टाइम तक भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी प्लानिंग कर ली थी। अचानक से एक एडवाइजरी जारी की जाती है, जिसमें कहा जाता है कि अमरनाथ यात्रा को बीच में ही रोक दिया जाए और जो भी डिवोटीज या टूरिस्ट कश्मीर वैली में हैं, वो उसे छोड़कर वहां से बाहर चले जाएं। ये सब देखकर हर किसी को लग रहा था कि जैसे कोई चाणक्य नीति की मूवी चल रही हो। इतना ज्यादा दिमाग लगाकर इसे हटाने की स्ट्रेटेजी बनाई गई थी। जब भी जम्मू और कश्मीर की बात होती है तो आर्टिकल 370 और 35A का जिक्र जरूर होता है, लेकिन ये कोई नॉर्मल आर्टिकल्स नहीं थे। इनके अंदर कुछ ऐसी चीजें मेंशन थी जिसकी वजह से इसे हटाना एक बहुत ही टेढ़ी खीर हो गया था। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें आजादी से पहले के उस दौर में जाना होगा जब इंडिया का मैप आज जैसा नहीं था। उस समय ब्रिटिशर्स दो तरीके से राज करते थे। एक था ब्रिटिश इंडिया और दूसरा था प्रिंसली स्टेट्स, जिनमें जम्मू और कश्मीर, हैदराबाद, जोधपुर जैसे राज्य शामिल थे। प्रिंसली स्टेट्स के जो इंटरनल मैटर थे वो राजा देखते थे। बस डिफेंस, फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशन जैसी चीजें ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में होती थी। जब ब्रिटिशर्स के इंडिया से जाने का टाइम आया तो 2 जून 1947 को वो एक माउंटबेटन प्लान लेकर आए। इस प्लान में ये तय किया गया था कि ब्रिटिश इंडिया को धार्मिक डेमोग्राफी यानी हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से 2 देशों में बांट दिया जाएगा। लेकिन इस प्लान में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि प्रिंसली स्टेट्स इसमें इंक्लूडेड नहीं थी। उन प्रिंसली स्टेट्स को ये आज़ादी दी गई कि उनकी मर्जी है, वो इंडिया के साथ रहना चाहें तो इंडिया के साथ रहें, पाकिस्तान के साथ रहना चाहें तो पाकिस्तान के साथ रहें, या फिर अगर वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती हैं तो इंडिपेंडेंट रह सकती हैं। इसी प्लान को 18 जुलाई 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के नाम से लागू करके देश का बंटवारा शुरू कर दिया जाता है। इसके बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद हो जाता है। आजादी के बाद असली चुनौती उन छोटी बड़ी प्रिंसली स्टेट्स को अपने देश में मिलाने की थी। इंडिया की तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल और पाकिस्तान की तरफ से जिन्ना ने अपने अपने खेमे में इन स्टेट्स को जोड़ने के लिए ट्राई करना स्टार्ट कर दिया। कुछ को लालच देकर, कुछ को डंडे के जोर पर। बहुत ही मुश्किलों से इन प्रिंसली स्टेट्स को साथ में जोड़ा गया था। जब भी किसी प्रिंसली स्टेट को जोड़ा जाता था तो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नाम का डॉक्यूमेंट साइन कराया जाता था। इस डॉक्यूमेंट में मेनली वही सेम चीजें थीं जो ब्रिटिशर्स के साथ अरेंजमेंट था, यानी डिफेंस, फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशन को छोड़कर बाकी सारे इंटरनल मैटर रियासत के होंगे। ज्यादातर रियासतें तो मिल गईं, लेकिन जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर ने सबसे ज्यादा उलझन पैदा की। जूनागढ़ और हैदराबाद में राजा मुस्लिम था, लेकिन मेजॉरिटी हिंदू जनता थी, और जम्मू कश्मीर में राजा हिंदू था, लेकिन पॉपुलेशन में मेजॉरिटी मुस्लिम्स की थी। जूनागढ़ के नवाब महाबत खान रसूल खान जी ने अपने स्टेट में दीवान शाहनवाज भुट्टो को बना रखा था, जो कराची से था। जूनागढ़ के नवाब ने 15 सितंबर 1947 को पाकिस्तान के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि जब पार्टीशन इस बेसिस पर हुआ है कि हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, तो एक हिंदू मेजॉरिटी वाला स्टेट पाकिस्तान अपने में कैसे मिला सकता है। इसके बाद इंडिया ने आर्मी भेजकर जूनागढ़ को चारों तरफ से घेर लिया ताकि उसकी सप्लाई रुक जाए। ये देखकर नवाब डर गया और जूनागढ़ छोड़कर सीधे पाकिस्तान भाग गया। इसी टाइम पर हैदराबाद में भी इशू चल रहे थे। हैदराबाद में मेजॉरिटी हिंदू थी, लेकिन निजाम मीर उस्मान अली खान चाहता था कि वो इंडिपेंडेंट रहे या फिर मजबूरी में पाकिस्तान से मिले। लेकिन हैदराबाद इंडिया के बीचों बीच था, इसलिए ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट हो जाता। निजाम ने 1 साल का टाइम मांगा और एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन कर लिया, लेकिन इसी बीच उसने पाकिस्तान के साथ मिलकर स्ट्रेटेजी बनाना स्टार्ट कर दिया और एक पर्सनल आर्मी बना ली जिसे रजाकार बोला जाता था। ये आर्मी बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में भी आ जाती थी और हैदराबाद के नॉन मुस्लिम लोगों को भी मारती थी। जब ये रजाकार आर्मी बहुत ज्यादा परेशान करने लगी तो इंडिया को अपनी आर्मी भेजनी पड़ी।
नेहरू जी आर्मी भेजने के बहुत खिलाफ थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जबरदस्ती आर्मी भेज देते हैं। इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था और 2 दिन के अंदर पूरा हैदराबाद कंट्रोल में आ जाता है, जिसके बाद निजाम इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर देते हैं। अब आते हैं जम्मू और कश्मीर पर, जहां से आर्टिकल 370 और 35A की कहानी स्टार्ट होती है। जम्मू और कश्मीर में करीब 77% पॉपुलेशन मुस्लिम थी। वहां के राजा हरि सिंह पर आरोप लगते थे कि वो हिंदू को फेवर करते हैं। उन्होंने 1927 में एक स्टेट सब्जेक्ट लॉ बनाया था, जिसमें एलिगेशन थे कि हिंदू को गवर्नमेंट जॉब में प्रायोरिटी दी जाती है। इसी वजह से वहां के मुस्लिम्स टाइम टू टाइम प्रोटेस्ट करते रहते थे। 1931 में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें शेख अब्दुल्ला नाम का लीडर राजा के खिलाफ आवाज उठाने लगा और डेमोक्रेसी लाने की बात करने लगा। इसी टाइम इंडिया में जवाहरलाल नेहरू भी ब्रिटिशर्स से लड़ाई कर रहे थे और इन दोनों की विचारधारा मिलने की वजह से नेहरू और शेख अब्दुल्ला में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। राजा हरि सिंह को ये डर था कि अगर वो इंडिया के साथ मिलेंगे तो नेहरू और शेख अब्दुल्ला मिलकर डेमोक्रेसी लाएंगे और राजशाही खत्म कर देंगे, और पाकिस्तान में जाने पर उन्हें डर था कि वो हिंदू राजा हैं, इसलिए उन्हें हटाकर फेंक दिया जाएगा। इसलिए राजा ने किसी के भी साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं किया। उन्होंने दोनों देशों को स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का ऑफर दिया। पाकिस्तान ने इसे साइन कर लिया, जिसका मतलब था कि दोनों के बीच ट्रेड, ट्रैवल और कमोडिटीज फ्रीली मूव होंगी। लेकिन इंडिया ने इसे साइन नहीं किया। पाकिस्तान ने एग्रीमेंट तो साइन कर लिया था, लेकिन उसके मन में डे 1 से था कि कैसे भी करके कश्मीर को पाकिस्तान से जोड़ ले, क्योंकि वहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी। जब पाकिस्तान को लगा कि एग्रीमेंट से कोई फायदा नहीं है, तो उसने कश्मीर के सारे फूड सप्लाई वगैरह रोक दिए और फिर कश्मीर पर अटैक करने के लिए ऑफिशियली आर्मी भेजने की बजाय वहां की एक पश्तून ट्राइब को लड़ने के लिए भेजा, ताकि पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम ना आए। कुछ ही दिनों में ये लड़ाके श्रीनगर के बहुत करीब पहुंच गए थे और इन्होंने बहुत ज्यादा मार काट मचाई, किसी हिंदू या मुस्लिम को नहीं छोड़ा। राजा हरि सिंह को समझ आ गया कि अब चीजें उनके हाथ से बाहर है और उन्होंने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया। इसके बाद जम्मू और कश्मीर का डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन इंडिया की जिम्मेदारी हो गई। नेहरू जी ने राजा हरि सिंह से ये भी डिमांड की थी कि शेख अब्दुल्ला, जिनको जेल में डाला था, उन्हें रिहा किया जाए। इंडियन आर्मी ने मोर्चा संभाला और पाकिस्तान को पीछे करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन 20 दिसंबर 1947 को इंडियन कैबिनेट ने डिसाइड किया कि इस मैटर को यूएन में ले जाया जाए। नेहरू जी को कॉन्फिडेंस था कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उनके पास है और अगर प्लेबिसाइट यानी जनमत संग्रह की नौबत आती है तो शेख अब्दुल्ला की वजह से जनता इंडिया के फेवर में ही वोट करेगी। यूएन ने ऑर्डर दिया कि पाकिस्तान को अपनी जगह से पीछे हटना होगा, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान की आर्मी जहां पर थी वहीं पर रुक गई और उसी जगह को लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC बना दिया गया। कई लोगों का मानना है कि जब पाकिस्तान को इतना पीछे कर दिया था तो थोड़ा और पीछे कर देना चाहिए था। बीच में यूएन में जाने की क्या जरूरत थी? लेकिन नेहरू जी के सपोर्ट में जो लोग रहते हैं, उनका मानना है कि अगर मिलिट्री के दम पर कश्मीर को लिया जाता तो वो एक टेम्परेरी सोल्यूशन होता और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान का जूनागढ़ और हैदराबाद वाला क्लेम बहुत स्ट्रांग हो जाता। खैर, यूएन के रेजोल्यूशन के हिसाब से पाकिस्तान को पीछे हटना था और फिर प्लेबिसाइट होना था, लेकिन पाकिस्तान कभी पीछे हटा ही नहीं, तो प्लेबिसाइट की बात वहीं अटक गई। उस टाइम पर यह डिस्कशन स्टार्ट हो गया कि जब तक ये सब होता नहीं है तब तक जम्मू और कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा। इसी टाइम इंडिया का भी कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जिसे 299 मेंबर वाली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भीमराव अंबेडकर जी की लीडरशिप में बना रही थी। इसमें जम्मू और कश्मीर के लोगों को भी ऐड कर लिया गया था। जम्मू और कश्मीर का उस वक्त खुद का कोई कॉन्स्टिट्यूशन या असेंबली नहीं थी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में लिखा था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होगा, बस फॉरेन अफेयर, डिफेंस और कम्युनिकेशन पर ही भारत सरकार डिसीजन ले सकती है। इस बात का सलूशन निकालने के लिए गोपाल स्वामी आयंगर ने एक टेम्परेरी और स्पेशल प्रोविजन आर्टिकल 370 इंट्रोड्यूस किया। इसको इस तरीके से बनाया गया था कि जम्मू और कश्मीर की ऑटोनॉमी भी बनी रहे और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस वहां इंटीग्रेट भी हो सके। इसमें यह तय किया गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सिर्फ 2 ही आर्टिकल जम्मू और कश्मीर पर लागू होंगे। एक आर्टिकल 1, जिससे ये साबित होता है कि जम्मू कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, और दूसरा आर्टिकल 370। इंडिया का पार्लियामेंट जम्मू और कश्मीर के लिए सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशन पर ही कानून बना सकता था। अगर इसके अलावा इंडिया का कोई कानून वहां लागू करना है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास करना होगा, और वो भी तब इशू होगा जब जम्मू और कश्मीर की गवर्नमेंट उसे अप्रूवल देगी।
आर्टिकल 370 को हटाने का तरीका भी इसी में लिखा था कि इसे हटाने के लिए पहले स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होगा और फिर वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अप्रूवल लेना होगा। लेकिन आगे चलकर जब जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही भंग हो गई तो इसे हटाना बहुत ही टेढ़ी खीर बन गया। ये प्रोविजन उस वक्त सभी को सही लगा क्योंकि सबकी अंडरस्टैंडिंग थी कि प्लेबिसाइट होगा और पाकिस्तान पीछे जाएगा, इसलिए ये तो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है। इसी रीजन की वजह से इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 में ऐड किया गया, जहां सारे टेम्परेरी प्रोविजंस होते हैं। 1951 में जम्मू और कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात शुरू हुई। इंडिया चाहता था कि उसके बाकी प्रोविजंस जैसे सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, फंडामेंटल राइट्स भी जम्मू कश्मीर में लागू हों। नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला से बात की, लेकिन शेख अब्दुल्ला ने डिमांड रखी कि महाराजा का 1927 वाला स्टेट सब्जेक्ट लॉ भी एप्लीकेबल होना चाहिए। ये लॉ 1927 में राजा हरि सिंह ने लोकल पॉपुलेशन की आइडेंटिटी और राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था, ताकि बाहर के बिजनेसमैन वहां आकर जमीन न खरीद लें और वहां की डेमोग्राफी चेंज न कर दें। इसमें था कि बाहर का कोई आदमी वहां लैंड नहीं खरीद सकता और गवर्नमेंट जॉब सिर्फ लोकल परमानेंट रेजिडेंट को ही मिलेगी। नेहरू जी मान गए कि उनका स्टेट लॉ, उनका झंडा और उनका अलग पीएम का सिस्टम चलता रहेगा, लेकिन ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के खिलाफ था, क्योंकि इंडिया के बाकी स्टेट के लोगों के साथ तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया। इंडिया का कोई भी सिटीजन वहां जाकर कितने भी साल रह ले, ना तो जमीन खरीद सकता था, न गवर्नमेंट जॉब ले सकता था। इस डिस्क्रिमिनेशन के बाद भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का यूज करके इसे लाया गया, ताकि इंडिया के बाकी प्रोविजंस जैसे सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन वहां लागू हो सके। और यही वो टाइम था जब आर्टिकल 370 के अंडर आर्टिकल 35A लाया गया। 1954 में एक प्रेसिडेंशियल आर्डर पास किया गया, जिसे वहां की गवर्नमेंट ने अप्रूव किया और आर्टिकल 35A को जोड़ दिया गया। ये 1954 का आर्डर बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसी के थ्रू यूनियन लिस्ट के 97 आइटम्स में से 94 जम्मू कश्मीर में ऐड किए गए। इसी आर्डर में आगे चलकर अमेंडमेंट करके वहां के पीएम की पोस्ट को सीएम में बदला गया और राजशाही को पूरी तरह से खत्म किया गया। उस पर्टिकुलर टाइम पर इस बात का जश्न मनाया गया था, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेजॉरिटी प्रोविजंस वहां इम्प्लीमेंट हो गए थे और वहां के लोग भी खुश थे कि उनकी डेमोग्राफी खराब नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ शेख अब्दुल्ला के तेवर और एम्बिशन बदल चुके थे। वो हर चीज में मना करने लगे थे और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने पाकिस्तान के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट कर दी थी। इसी टाइम पर उनके ऊपर एक देशद्रोह का केस सामने आता है, जिसे कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस कहते हैं, और उन्हें हटा दिया जाता है। आगे चलकर इंडिया चाइना वॉर हुई, इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई। पाकिस्तान जब सीधे वॉर में हार रहा था तो उसने कश्मीर के अंदर इंसर्जेंसी और प्रॉक्सी वॉर का सहारा लिया। इस पूरी अशांति की वजह से 40,000 से ज्यादा लोगों की जान गई और हजारों इंडियन आर्मी के जवान शहीद हुए। वहाँ की डेमोग्राफी भी बहुत ज्यादा चेंज हुई। दूसरी तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के 3 पार्ट बन चुके थे। एक पार्ट, जिसे शख्सगाम वैली कहते हैं, पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया। बाकी बचे एरिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक गिलगिट जिसे वो खुद चलाता है और दूसरा मीरपुर मुजफ्फराबाद वाला एरिया जिसे वो आजाद कश्मीर कहता है। इसी सेम टाइम पर इंडिया में बीजेपी बहुत तेजी से ऊपर आ रही थी। बीजेपी के नेता आर्टिकल 370 और नेहरू जी के डील करने के तरीके से बहुत गुस्सा थे। उन्होंने इसे अपने मैनिफेस्टो में भी डाला था। फिर एक दिन सालों की पूरी प्लानिंग के साथ 4 से 5 साल तक स्ट्रेटेजी बनाकर वो रात आई जब प्रेसिडेंट हाउस में सीक्रेट मीटिंग हुई और एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे का सपना सच करने के लिए आर्टिकल 370 को हमेशा के लिए हटा दिया गया। इतने दिमाग और प्लानिंग से ये सब हुआ था कि हर कोई हैरान रह गया। इस तरह एक बहुत ही ऐतिहासिक भूल को एक बहुत ही यूनिक और मास्टर स्ट्रोक तरीके से खत्म किया गया।